नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, 10 जुलाई को राज्यसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। तीनों पार्टियों से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, यानी बीजेपी से, कांग्रेस से, जनता दल से। मंसूर अली खान को दूसरा उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा के इलेक्शन के लिए उतारा गया है। सीएम इब्राहिम साहब का सवाल है कि मंसूर अली खान को क्यों दूसरा उम्मीदवार बनाया गया, जबकि दूसरा उम्मीदवार को शिकस्त खाने के सिवा दूसरा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों के सपोर्ट में है और जमहूरियत और सेक्युलरिज्म पर वो यकीन रखती है, तो उसे चाहिए थे कि मंसूर अली खान को कांग्रेस का पहला उम्मीदवार बनाकर पेश करना था, क्योंकि जयराम रमेश को पहला उम्मीदवार बनाने का मकसद क्या है ये सीधा सीधा नजर आ रहा है। कांग्रेस चाहती है कि जयराम रमेश जीत जाए और मंसूर अली खान को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ये है कांग्रेस की नीयत, जिसका इजहार ख्याल सीएम इब्राहिम साहब ने आज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। वो मुसलमानों को हमेशा दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर रखना चाहती है। यही कांग्रेस की एक नीयत है। आज कर्नाटक के मुसलमानों को मालूम हो चुका है कि वाकई अगर कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म और जमहूरियत पर अगर यकीन रखती है, तो उसे चाहिए कि पहला उम्मीदवार मंसूर अली खान को बनाए और दूसरा उम्मीदवार जयराम रमेश को खड़ा कर बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के वोट लेकर उनको जिताएं। सीएम इब्राहिम साहब ने मजीद कहा है कि कर्नाटक में 1 करोड़ 36 लाख मुसलमान रहते हैं। उनके सामने ये जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ नहीं है। अगर साथ होती तो मंसूर अली खान को पहला उम्मीदवार बनाकर पेश करती। सीएम इब्राहिम साहब ने कहा है कि जनता दल के पास 30 पर 3 वोट हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 20 वोट हैं। आप अच्छी तरह मालूम कर सकते हैं कि 30 पर 3 वोट वाला जीत सकता है या 20 वोट रखने वाला कामयाब हो सकता है। ये बात लोगों के समझ में आ चुकी है कि कांग्रेस दोगली पॉलिसी जता रही है। इससे पहले भी एक सीनियर कायद जो गुलबर्गा शरीफ से जिनका ताल्लुक है, जिनका नाम है इकबाल अहमद सरेडगी को इसी तरह तीसरा कैंडिडेट बनाकर उनको हराया गया और जो सीट एमएलसी की जीत नहीं सकती, वैसी सीट को तेजब बाबू को ऐलान करके उसे इलेक्शन में छोड़कर उसके पूरे पैसे तबाह बर्बाद करके उसे रास्ते पर लाकर छोड़ा। यह है कांग्रेस की नीयत। इससे मुसलमान होशियार रहना चाहिए। आज तेजब बाबू की हालत क्या है, इसे आज एक परेशान की हालत से गुजर रहा है। मंसूर अली खान को दूसरा कैंडिडेट बनाकर, ये वो नौजवान है, पूरी कोशिश और जद्दोजहद के साथ कांग्रेस को काम कर रहा है। इसका एक मुस्तकबिल था, इसका एक फ्यूचर था, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो सका, इसलिए दूसरे दर्जे का टिकट देकर जहां हारने के पूरे रास्ते नजर आ रहे हैं, ऐसी जगह पर उनको खड़ाया गया है। सीएम इब्राहिम साहब का कहना है कि मुसलमानों से उन्होंने अपील की है कि इस वक्त मुझे जनता दल का सदर बनाया गया है, ये एक बावकार ओहदा है, मुसलमानों की इज्जत और उनकी शान को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने जनता दल रियासत में फिर से एक बार हुकूमत बनाने का इशारा दिया है और मुसलमानों से अपील की है कि इस मर्तबा मुसलमान जेडीएस का साथ देंगे और मुसलमान कांग्रेस को भुला देंगे। इस बात का यकीन सीएम इब्राहिम साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। कांग्रेस पार्टी जो है अक़लियतों के साथ दोबारा बहुत बड़ा मजाक किए, जानते हुए उनके पास सिर्फ 20 वोट हैं, वो जीतेगा नहीं। बीजेपी जीतेगी, उनको पता है। सिर्फ बीजेपी को जिताने के वास्ते ये एक
रहमान खान साहब, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, उनके बेटे को जो है आज कैंडिडेट बना के उनको पॉलिटिकली ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी अक़लियतों पर इतना मोहब्बत थी तो जयराम रमेश के बजाय इन्हीं को दे देते। अगर ये भी नहीं हुआ, कम से कम हमारे से पूछते कि आप कुपेंद्र रेड्डी को डाल रहे, कुपेंद्र रेड्डी के वास्ते सोनिया गांधी से देवेगौड़ा जी बात करें, वो राजी हुए। शिव कुमार जी की बात की है, वो राजी हुए। तमाम राजी हो के कुपेंद्र रेड्डी को सेलेक्ट करने के बाद अचानक रहमान खान के बेटे को कैंडिडेट डिक्लेयर करना, और वो भी कब करे? बोम्माई का कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, अब येडियुरप्पा का कैंडिडेट लहर सिंह आते ही ये एकदम कांग्रेस की सोच बदल गई और दूसरा कैंडिडेट जो है कांग्रेस वाले डाले। ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम, मुसलमानों को अंधेरे में रखने का काम दोबारा आज ये लोग करने की कोशिश किए हैं। उनसे मैं अपील करता हूँ, अक़लियतों के ऊपर तुम्हारी मोहब्बत क्या है करने का मुझे मालूम है। 21 लोग में 19 लोग मुझे काउंसिल में लीडर बनाओ, बोले नहीं बने तुम्हें। क्यों? एक मजबूत मुसलमान, एक मजबूत क़ियादत अक़लियत की रियासत में नहीं रहना, ये तुम्हारी सोच इस बार के राज्यसभा इलेक्शन में साबित करके दिखाई। तो मैं जेडीएस कैंडिडेट जीतना मुझे उम्मीद है, लेकिन इनकी कोशिश है, वो नहीं जीते तो भी परवाह नहीं, जेडीएस नहीं जीतना। बीजेपी जीते तो भी परवाह नहीं, जेडीएस नहीं जीतना। आगे असेंबली इलेक्शन में भी इनका रवैया यही रहेगा। जलधारे के लिए जो लाखों के लोग आने के बाद दिन ब दिन कांग्रेस से लोग जा रहे हैं। कपिल सिब्बल गया, कृष्णमूर्ति एक्सएमपी कर्नाटक का गया, मुख्यमंत्री चंद्रू गया। हर रोज इनके घर से एक एक आदमी चाले को है। तो इनको पार्टी बनना करने की फिक्र नहीं है, कांग्रेस को कैसा मजबूत करना इसकी फिक्र नहीं है। सिर्फ जो है जेडीएस को कैसा खत्म करना, बीजेपी तो भी परवाह नहीं, लेकिन तीसरी ताकत एक नहीं रहना। आज मैं जो कहता था मेरी कौम से, जिस दिन ये तीसरी ताकत बनेगी उस दिन तुम्हारी इज्जत देंगी। जब्बार को दोबारा एमएलसी मिला कि वो तीसरी ताकत मजबूत है। इब्राहिम गया, उन्हें और हम ना कमज़ोर करता, यूटी खादर को डिप्टी लीडर बने, जब्बार को जो है दोबारा एमएलसी बने, मंसूर को भी अगर राज्यसभा को लाते तो मैं समझता कि भाई वाकई इनकी सोच बदली। इनकी सोच बदली नहीं, चिल्लर हमना देखो बंदे इनो हाथ में रख लेना चाह रही। आज जनता दल में फैसला करने की जगह मैं बैठा हूँ, खुद मैं इस पार्टी का रियासती सदर हूँ। आज तक कोई नेशनल पार्टी एक मुसलमान को अपना रियासत का सदर नहीं बने। वो देवेगौड़ा साहब, उनकी सोच, कुमार स्वामी के हाल बहाल में बयानात, बीजेपी के साथ मुतालिक देसाई के बारे में उनके स्टेटमेंट, और जो ताकत आज इस कौम को तक़वियत मिल रही है वो जनता दल से है। तो इसलिए मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, अब गुजरात के हार्दिक पाटिल वो भी गया कल, रोज़ जा रही, इनकी इसकी फिक्र नहीं है। ये पार्टी को ऐसा मजबूत करना नहीं है, सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करना इनको नहीं है,
सेक्युलरिज्म रहे या भाड़ में जाए, एनआरसी का मसला जबान नहीं खोले, हिजाब का मसला जबान नहीं खोले, हलाल कट जबान नहीं खोले। अरे अखिलियत जो है कारोबार करना, जात्रिया में देवला के पास नहीं करना बोल के फिरका परस्त बोले तो मुंह नहीं खोले। आप कभी मुंह बंद, सिर्फ वोट हमें डालना। तो मैं आप तमाम से, जहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मुझे देख रहे हैं, 23 का इलेक्शन जो है ये जद्दोजहद सबसे बड़ा जिहाद है। ये गरीबी के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ, जो आज हिंदू मुसलमान एक माँ के बच्चों की तरह जिंदगी बसर करने में खलल डाल रहे हैं, उसके खिलाफ ये जिहाद हमें उठाना है। तो इसलिए मैं 10 तारीख के बाद से दौरे शुरू कर रहा हूँ। मेरी अपील है तमाम आए, जनता दल के अंदर शामिल हो और जनता दल को मजबूत करें। जनता दल को मजबूत करना, अक़लियत को मजबूत करना है, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करना है और फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ने की आवाज़ को बुलंद करना है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। सर एक सवाल है, रहमान खान साहब जो है काफ़ी कदीम लीडर हैं और काफ़ी सुलझे हुए लीडर भी मुझे माना जाता है, बावजूद वो अपने ही फर्जंद को क्यों बलि का बकरा बनने दिए आपके हिसाब से? वही तो है ना, बेवकूफ़ी की गलती थी। उन्हें यहाँ नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, दिल्ली में है बोल के मैं सुना। इसके बावजूद जो है ये सिर्फ बग़ज़ सीएम इब्राहिम के ऊपर गुस्सा। अब उन्हें क्या समझे, मंसूर हार गया तो इनको सिंपत्ति मिलती करके, सिंपत्ति नहीं मिलती, उल्टा जो है मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। जानबूझकर तुमने मालूम है नहीं जीतता बोल के, तुम्हारे पास ऐसे 20 वोट हैं, 45 वोट की ज़रूरत है और जेडीएस के पास इस वक्त 33 वोट है। तो आप जो है ये बेहतर है कि आप खुद रहमान साहब से पूछें कि ऐसा करें बोल के। सर क्या ये मुमकिन है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोटिंग जो है रहमान खान साहब के फर्जंद को की जाए, बाद में जो प्रीवियस वोट हों वो बाकी दूसरे जो कैंडिडेट? वही तो मैं बोला ना, कांग्रेस से मैं अभी भी अपील करता हूँ, वहाँ पर मंसूर नया बच्चा हुसैन गला खातूनों को, जयराम रमेश ऑलरेडी बुढ़ा होगा, 2-3 बार चुनको आया उन्हें, उसे दूसरा वोट दो, मंसूर को पहला वोट दो, जीता। सबसे बड़ी तुम्हें मुबारकबाद डाल देखो जाओ तो मैं आपको। सर इससे पहले भी जो है एमएलसी के अंदर देखा गया कि मुस्लिम कायद को ला करके उसी तरह उसके साथ भी बर्ताव हुआ, तो क्या ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और कैंडिडेट सरडगी साहब की मिसाल तो है ना, इकबाल अहमद सरडगी साहब की मिसाल है और मंसूर खान दूसरी मिसाल। एमएलसी के अंदर केजीएफ बाबू को भी इसी तरह हाँ, केजीएफ छिल डाले उसे पूरा पापो, उन्हें आज रास्ते में ला खड़ा कर डाले। अब परसों ईडी का रेड भी हुआ और उन्हें स्टेटमेंट आता रहा, वत्ते करोड़ गए। तो ये इसलिए मैं अपने कौम के लोगों से करता हूँ, रात को देखे सो घड़े में, दिन को कूदो न को। 70 साल का तजुर्बा है तुमने कांग्रेस का, बड़े मिठ्ठे बातें करते हैं ना, लेकिन सर ये भी बात सुनने में आ रही है कि तमाम तहरीक के पीछे जो है फॉर्मर सीएम सिद्धरामैया का हाथ है। आपकी उनके साथ जो गहरे ताल्लुकात थे, बावजूद इसकी आपकी मुखालिफत में इस तरह के इक़दाम क्यों? ये उनसे पूछना कि मुझे बेशक सिद्धरामैया साहब से मेरी मोहब्बत है, देवड़ा साहब से मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत में जो है कौम के विखार को बर्बाद करना नहीं चाहता मैं। मेरी पॉलिसी रही हमेशा। आज मुझे यहाँ पे सदर बना इसलिए क्योंकि मैं अक़लियत का हूँ। ये सीएम इब्राहिम की इज़्ज़त नहीं है, पूरे मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को, मुस्लिम कौम को एक इज़्ज़त मिली है और फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ अक़लियत को एक इज़्ज़त मिली है, हिंदू मुसलमान की भाईचारगी के वास्ते एक इज़्ज़त मिली है। तो मैं ये नहीं समझता ये वहदा मेरे लिए बड़ा है, बल्कि ये आज पूरे अक़लियतों के लिए सबसे बड़ा वहदा है। तो इस वक्त जो कायद अपने आप को मुस्लिम कायद बता रहे हैं, वो भी जो है इस तरह की ज़िल्लतों में पड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? उनसे मैसेज यही है, उठो, एमएलए की सीट बड़ी नहीं है, विखार और इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है।
टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है ये। 100 साल की गिदड़ की ज़िंदगी से एक दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। शेर की ज़िंदगी जियो, मेरे साथ आओ, हाथ बढ़ाओ, कौम के विकार को, कौम के कामों में जो रुकावट है उसे दूर करो। 1 करोड़ 36 लाख नंबर 1 पॉपुलेशन है, इसका मुकाम हमें हासिल करेंगे। मेरा साथ दो, मेरी अपील है तुम्हारे। आज पूरे कौम से मेरी अपील है, फ़िरका परस्तों की कोशिश है कि मुसलमानों के इबादत गाहों के ऊपर बुरी नज़र डाल के, बयानात दे के मुसलमानों के जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं प्रश्न रखे, कहीं सवाल, कहीं नुजूमियों को ले लग गए। मेरी अपील है, आप खामोश रहें। उनके हर सवाल का हम लोग यहाँ पे जवाब देंगे। जनता दल एक सियासी पार्टी है, हम उसका जवाब देंगे। कुमारस्वामी देवगौड़ा साहब उसका जवाब देंगे। आप लोगों को ये सवाल लेकर बाजार में उतरने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान सुकून के साथ रहे। बलगाम में क्या हो रहा है मुझे वाकिफ़ है, गुलबर्गा में, बीजापुर में, हर जगह से मुझे खबर आ रही है। 10 तारीख के बाद मैं खुद जा रहा हूँ और ये हुकूमत 8 महीने की है। आपको वोटर लिस्ट में नाम जमा लो, इलेक्शन के दिन 100% वोटिंग करो, खुद ब खुद तुम्हारे हर मसले हल हो जाते हैं। सर, रियासत कर्नाटक में सिर्फ एक वाहिद सियासी जमात है जो इस तरह के मामला पर आवाज़ उठा रहे हैं। फॉर्मर सीएम कुमारस्वामी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, दोहरा है। लेकिन जो दूसरे लीडर्स कहें या दूसरी सियासी जमातें जो मुसलमानों के वोट के मालिक माने जाते हैं, उन लोगों की तरफ से आवाज़ नहीं उठी। उन लोगों को डर है, क्योंकि देखिए जब डायरेक्ट बोला कांग्रेस नहीं उठा रही है, हिजाब के मसले में, हलाल कट के मसले में कांग्रेस जो है, हिंदू वोट खराब नहीं होना उनकी हो रहा है। वोट के लिए वो सियासत कर रहे हैं, हम लोग वोट के लिए नहीं कर रहे, उसूल के लिए कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर उसूल और कर्नाटक की तहजीब आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हिंदू मुसलमान मिल के जी रहे हैं। और ये मस्जिदां जो है आज के नवे, कोई 800 साल पुरानी मस्जिद है, कोई 900 साल है, कोई 600 साल है, कोई 300 साल है। तो ये जो मस्जिद का जो है उसूल इनको मालूम नहीं है। जहाँ आप मस्जिद बन रहे हैं, जब तक जगह का मालिक आपको ये जगह वक्फ नहीं करता, तब तक आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं है वहाँ पे। हाँ, अगर कोई बादशाह जगह दिया है, वो जगह का मालिक उस वक्त वो बादशाह है, वो दिया है, वहाँ मस्जिद बंद है। तो इसलिए कि भाई मुसलमान जहाँ चाहे वहाँ मस्जिद बन कर नमाज पढ़ते हैं, गलत फहमी पहले इसे दूर करना है। अवाम के मालूम कराना हमारा फ़र्ज़ है कि जब तक जगह का मालिक ये जगह को वक्फ नहीं करता, वहाँ आप मस्जिद नहीं बन सकते। अगर बन भी दिए तो वहाँ नमाज नहीं होती। ये कानून इस्लाम का कानून है। तो इसलिए मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि आप यूपी में क्या हो रहा, बिहार में क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा सिर खराब नहीं किया, उसके वक्त नहीं है। लेकिन जहाँ तक कर्नाटक के अंदर है, हमें लोग हैं, जिंदा हैं, आप इत्मीनान से रहो, सुकून से रहो। तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं, हमें खुद बाहर आते और लीडरों को बाहर लाकर जो है इबादत गाहों की हिफाजत करते।